जैसे पहले वाले चैप्टर में हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किए थे। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था बताओ तो कोई भी। सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में मेटल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल जो है वो गेन कर गेन रहा कर था। रहा था। ठीक है, जिसके जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना रहा था और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायंस बना रहा था। और वहां पे कैटायन और अनायन के बीच में एक इंटरैक्शन या फिर एक अट्रैक्शन डेवलप हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहां पे एक बॉन्ड बना और उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा नेम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, फिर उसका हम लोग प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे आयनिक कंपाउंड्स के। क्या क्या प्रॉपर्टीज था। आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उनका सॉलिबिलिटी जो है पानी में ज्यादा होता है। ठीक है, पानी में सॉल्युबल होते हैं वो। और सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मॉल्टन और एक्वस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये सारा प्रॉपर्टीज था, ये सब पढ़े हैं ना हम लोग लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ, चलो तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग डील करने वाले हैं कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन एंड इट्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली कार्बन का जब बात आता है ना, तो कार्बन में हम लोग आयनिक बॉन्ड्स की बात नहीं करते हैं। कार्बन जो है जब भी देखोगे तो हमेशा कोवेलेंट, एक दूसरा टाइप का बॉन्ड होता है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन के मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि जब जाओगे 11th में देखोगे, यहाँ पे भी अगर देखोगे कार्बन मोस्टली ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ऑलमोस्ट सभी में कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन के मिलियंस बिलियंस बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो सारे कंपाउंड में कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बनाया हुआ है। ठीक है, अब कार्बन के लिए क्यों मुश्किल है कि कार्बन क्यों नहीं आयनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, आयंस क्यों नहीं बना पाता है, बताओ तो कोई रीजन बता सकता है क्या डिफिकल्टी है कार्बन के साथ। सर क्योंकि आउटर जैसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर है। ये बता रहे हैं डिफिकल्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म ए स्टेबल टू फॉर्म ए स्टेबल आयन। ठीक है, अब आयन दोनों हो सकता है, कैटायन भी और एनायन भी। तो क्या क्या डिफिकल्टी आता है। तो देखो, कार्बन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। तो अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक एटम जो है, ये पहले भी बता चुके हैं जब वैलेंसी बताए थे, हर एक एलिमेंट जो है वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, वो उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि नोबल गैस के एटम्स स्टेबल होते हैं, तो हर एक एलिमेंट जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। ठीक है, तो अब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करना होगा, अगर कार्बन को नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना है तो क्या करना होगा इसको बताओ। अगर मान लो ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऑक्टेट पुराने के लिए, या तो वो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लिया तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तब इसका कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करने लगेगा, नियॉन के साथ। दूसरा पॉसिबिलिटी इसके पास ये है, ये चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देगा तो इसके ऊपर 4 प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन इसका जो बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। तो वो किससे मैच करेगा, हीलियम के साथ। ठीक है, बट ये दोनों, एक कार्बन पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो -4 चार्ज आएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो +4 चार्ज आएगा। ये दोनों आयंस जो बनते हैं, एक कैटायन होगा दूसरा एनायन होगा, तो ये दोनों आयंस जो बनते हैं ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, हाईली अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है स्टेबल फॉर्म या स्टेबल आयन फॉर्म नहीं कर पाता है, और ये आयनिक बॉन्डिंग में उतनी इफेक्टिवली ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इसलिए मोस्टली इसके कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं ये किसमें पाए जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में पाए जाते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में। ठीक है, तो पहला रीजन ये है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, मान लो अगर इसको हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, ठीक है,
तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोलो। सर 2। 2 होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ये अगर पहला केस अगर देखें, तो इफ द कार्बन एटम, ठीक है, ऐसा लिख रहा है, कार्बन एटम लूजेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब 4 मान लो अगर इसको इतना एनर्जी मिल भी गया कहीं से, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके बाद ये क्या बनाएगा, C4 आयन, ये बनाएगा ना, इसके ऊपर 4 प्लस चार्ज आ जाएगा। अब C4 आयन जो होता है, C+4 ions hence formed will be highly unstable, will be highly unstable। क्यों स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, देखो इसके अंदर प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि जब भी कैटायन या लॉस या गेन किसका होता है, बताओ, लॉस या गेन किसका होता है, सर अनायन का। अनायन का लॉस या गेन होता है। कोई भी एटम जब आयंस बनाता है, तो उसमें किसको लॉस या गेन, किस चीज को लॉस या गेन करता है वो, लूस या गेन किस पार्टिकल का होता है वहां पे, सर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। प्रोटॉन का नंबर तो चेंज नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास बचेगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, और लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंदर कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स है। तो मतलब जब ये न्यूट्रल एटम था, तो 6 प्रोटॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये C4+ आ गया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एक मिनट, C4+ आने की वजह से क्या हो जाएगा, क्या प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे अंदर में, बट इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन 2 होने की वजह से एक बहुत ही ह्यूज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कि 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में बहुत ही ह्यूज इम्बैलेंस फॉर्म हो जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये C4 आयन जो केटायन बना है, तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसीलिए ये C4 आयन इसके लिए, कार्बन के लिए फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली अनस्टेबल नेचर। पहला तो ये वाला पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा पॉसिबिलिटी इसके पास है, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बना सकता है ना। तो इस केस में क्या होगा कि मान लो सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं कि इफ द कार्बन एटम गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन एटम जो है 4 टू अचीव द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किसका अचीव करेगा, कौन सा नोबल गैस का, बताओ तो। सर नियॉन का। ये अचीव कर रहा है नोबल गैस नियॉन, ठीक है। तो नियॉन का अचीव कर रहा है, तो इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लिया, तो C4 आयन विल बी फॉर्म्ड, मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो C4 आयन फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ C4 आयन अगेन क्या है, ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि पहला तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, तो ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ
एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन C4 माइनस आयन it is difficult for, अब प्रोटॉन का नंबर तो 6 ही है, बट इलेक्ट्रॉन सब कितने हो गए यहाँ पे बताओ। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल? 8. टोटल इलेक्ट्रॉन्स, अरे यार बताओ जल्दी से। न्यूट्रल कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. न्यूट्रल कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? कुछ अरे न्यूट्रल कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कुछ तो बोलो यार तुम लोग। हाँ या नहीं, Sir, सही या 6. गलत कुछ। 6 होता है, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? Sir, 10. 10 हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहे हैं। तो प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टोटल? 10 10. इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अब यहाँ पे फिर से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा कि 6 प्रोटॉन है और इसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरा सिनारियो भी क्या हो गया, फेल हो गया, कि दूसरा केस भी, इस केस में भी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो हाईली अनस्टेबल था। C4 माइनस आयन भी फॉर्म किया तो ये भी हाईली अनस्टेबल था। इसी की वजह से ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसलिए ये क्या करता है, अपने 4 वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, मतलब अपने ऑक्टेट को क्रिएट करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब वैलेंसी ऑफ 4। टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी, कार्बन क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये पास कार्बन शेयर्स 4 आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल 4 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट होता है, तो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है एंड फॉर्म्स, और शेयर करने से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए कार्बन जो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, तो कार्बन में मोस्टली जो कार्बन के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग कार्बन के ही कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन कि कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोला जाता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एक बॉन्ड, या फिर द बॉन्ड ऐसे बोल सकते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड due to mutual sharing of electrons, due to mutual sharing of valence electrons between two or more atoms. Covalent bond. ठीक है, the bond formed due to
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो जैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड देखे थे, आयनिक बॉन्ड जनरली किसके किसके बीच में फॉर्म हो रहा था, एक मेटल था दूसरा नॉन मेटल था। कोवेलेंट बॉन्डिंग की जब हम लोग बात करेंगे तो ये जनरली दो नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। ठीक है, तो इट इज जनरली फॉर्म्ड बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज जनरली, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? Yes, sir. तो इट इज जनरली फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। तो जनरली दो नॉन मेटल के बीच में हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है जनरली। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये ऑलरेडी उसमें भी बताए थे तुम लोगों को, आयनिक बॉन्ड वाले में भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या देखे थे हम लोग, बताओ तो। जनरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। हेलो, हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Sir, 1. वन। तो वन, ऐसे एक डॉट से हम लोग वन इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। जैसे नाइट्रोजन का शो करना है हमको, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Five. बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? Sir, 5. फाइव। तो यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो जनरली पेयर में हम लोग शो करते हैं, दो, जितना पेयर पॉसिबल है पेयर में शो करो और जितना बच गया उसको सिंगल ऐसे। तो दो चार पांच हो गया ना। जैसे ऑक्सीजन का तुमको ड्रॉ करना है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ऑक्सीजन के? Sir, 6. हम्म, 6. छः। छः इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी छः से ऐसे रिप्रेजेंट, दो चार छः। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बात समझ में आया? तो जनरली इलेक्ट्रॉन Yes. डॉट स्ट्रक्चर जो है उसमें हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लो वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन दोनों दोनों एटम मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलने का मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो रहे होंगे? Sir, 1. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बोथ द एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच, एक इलेक्ट्रॉन ईच, एंड फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एंड फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग कैसे शो करेंगे? तो जैसे फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन यहाँ पे शो करते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस में कैसे होगा?
तो हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा प्लस दूसरा हाइड्रोजन, तो दूसरे दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये तो नॉन मेटल है, तो ये क्या करता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। मतलब जैसे मान लो ये हाइड्रोजन एक, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रॉ करते हैं। ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, तो शेयर करेगा, तो यहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग से शो कर देता है। ठीक है, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीच में शो कर दे रहे हैं कि वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों का पार्ट हो गया। पहले वाले हाइड्रोजन दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है ना, फर्स्ट वाले का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है और सेकंड वाले का भी। और ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहा है, तो इसके वजह से जो इसके बीच में एक बॉन्ड डेवलप होगा, तो इसको हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होगा, तो इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक सर है, बीच बीच में आवाज नहीं आ रहा। तो बोल रहे हैं ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेंगे तो क्या होगा, कौन सा कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलो, ये बात समझ में आ गया सबको? बोलो। यस सर। चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होगा। तो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर, दो। बोलो। सर टू। तो बोथ द एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड फॉर्म ए डबल बॉन्ड। तो इससे डबल बॉन्ड बनाएगा। तब डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे मान लो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एग्जांपल हम लोग O2 मॉलिक्यूल का देख रहे हैं। तो O2 के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2,6, तो इसको ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, दो, है ना। यस सर। तो एक ऑक्सीजन, इसका हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में दोनों ऑक्सीजन के पास 6 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो दोनों को, सॉरी, दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्योंकि दो चाहिए, 6 ही है, दो चाहिए तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। तो ये दोनों के बीच में टोटल दोनों अपना कितना इलेक्ट्रॉन्स देंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों दो ईच दो। शेयर करेगा। समझ, दो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम का होगा और दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा, तो दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये दोनों, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना होगा इसको। ठीक है, ये एक है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तब यहाँ देखो, इस ऑक्सीजन और ये दूसरा, तो इसके पास यहाँ पे टोटल दोनों जो है दो दो इलेक्ट्रॉन्स अपना शेयर कर रहे हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बीच में शेयर हो गए, और इसके पास इधर दो बचा हुआ है, और यहाँ भी 4 बचा हुआ। अब देखो, अब इससे क्या हुआ कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, दोनों ऑक्सीजन एटम का, क्योंकि 4 ऑलरेडी उसके पास है और 4 इधर से मिल गया, तो 4 4 8 पहले वाले का भी हो गया और दूसरे वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। यस सर। तब ये टोटल दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होगा वो डबल बॉन्ड होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ईच, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, नेक्स्ट होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है बताओ? सर 3 डिस्ट्रीब्यूट तीन, होगा। हाँ, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, मतलब हर एक एटम जो है अपना तीन तीन इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ एटम्स शेयर 3 electrons each and form a ट्रिपल बॉन्ड। इसका एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का नाइट्रोजन गैस में N2 गैस। तो N2 में देखो नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आता है 2,5, एटॉमिक नंबर है 7। तो इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है बताओ? सर 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग शो कर रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऐसे 3 हम लोग शो कर दे रहे हैं कि इसको और 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। और दूसरा जो नाइट्रोजन हम लोग शो करेंगे, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ भी 3, और यहाँ इसके पास ऐसे है 2। अब दोनों कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर कर रहे होंगे? सर 3 3। हाँ, क्योंकि तीन, दोनों का तीन तीन इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो दोनों नाइट्रोजन एटम जो है यहाँ पे टोटल तीन तीन अपना इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 शेयर हो रहा है ना? 6 में से 3 एक नाइट्रोजन का है और 3 दूसरे नाइट्रोजन एटम का है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, मतलब दो नाइट्रोजन एटम के बीच में एक 3 बॉन्ड बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बताओ, बात समझ में आ रहा है? यस सर। चल, तो ये बात अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग कि 3 बॉन्डिंग, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, और तीसरा हम लोग कौन सा देखें, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड में हमको इन तीनों कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंपैरिजन करना है। तो अगर इनका हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि इट इज डिटरमाइंड बाय, ये एक्चुअली अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज 11th में डिटेल में पढ़ोगे। इट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। तो किस तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तब इन तीनों बॉन्ड में अगर हम लोग कंपेयर करें तो बताओ, तो इन तीनों बॉन्ड में किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, बता सकते हो? सर ट्रिपल बॉन्ड। हम्म, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों सबसे ज्यादा है बताओ? क्योंकि वहां पे टोटल कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यस ऑब्वियसली सर। जहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहा होगा, उसको तोड़ने में भी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा ना, एज यस कम्पेयर टू सर। एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड या फिर एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे कंपेयर करना हो, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे कम किसका हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
अब एक और चीज होता है इसमें, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब हुआ कि इट इज डिटरमाइंड बाय बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इन ए बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब हो कि दो जो एटम्स मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ तो? इन तीनों बॉन्ड को अगर कंपेयर करें तो किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि बॉन्ड लेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ जितना ज्यादा होगा, उस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होगा उतना कम होगा, क्योंकि बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा उन दोनों न्यूक्लियस के बीच का, उतना क्लोज होगा। समझ में आ रहा है? बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन से बॉन्ड का है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल ना। बॉन्ड। तो सबसे कम लेंथ किसका हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे हम लोग बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर हम लोग कंपेयर करें, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, है ना। इसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो, चलो ये समझ में आ गया। तब हम लोग डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो, एक दे रहा है तुम लोग को ड्रॉ करने, ड्रॉ द, या फिर ऐसे लिखो, यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर show the formation of the following molecules। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब बनाना सीख गए हो तुम लोग, तो इन सब फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन शो करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ। CH4, दूसरा NH3 अमोनिया, और तीसरा जो है H2O। चलो ट्राई करो तो। समझ में आ रहा है ना क्या दिए हैं क्वेश्चन? हेलो, हेलो। यस सर। चलो ठीक है, ट्राई करो एक बार, 5 मिनट का टाइम है, ट्राई करो आराम से।
हेलो यस हेलो, सर। बना क्या? सर CH4 का बना, NH3 का नहीं समझ में आ रहा। CH4 का बन गया? यस सर। कैसे बनाया हो बताओ। सर कार्बन का 4 एटम्स और कार्बन का उसके 4 एटम है। CH4 में कार्बन का एक ही एटम है ना, हाइड्रोजन 4 है। यस सर। तो कार्बन का देखो कार्बन का यहाँ पे। टोटल आउटर मोस्ट में 4, तो 4 डॉट एंड फिर उसके बाद हाइड्रोजन एक एक उसके साथ कार्बन कंबाइन हो गया। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना। यस सर। ऐसे ड्रॉ करोगे कार्बन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1। 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यस। तब क्या है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना, यस सर। ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए। और हाइड्रोजन को, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 4। 4 है। और एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 1। 1। तो टोटल 4 हाइड्रोजन को मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। यस और सर। कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कैसे बॉन्डिंग होगा? तो देखो, कार्बन क्या करता है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ठीक है, तो ये कार्बन एटम यहाँ पे है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, ये, चलो पहले इसका एटम ही ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये कार्बन एटम है यहाँ पे। अब ये टोटल 4 हाइड्रोजन के साथ ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है, दो, तीसरा ये, और चौथा ये। और चारों हाइड्रोजन के साथ ये कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है? बताओ। ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा, देख लो। यस सर। ऐसे ही बनाए हो। यस सर। ठीक है, तब यहाँ पे देखो, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन वो चारों हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लिया। तब ये बॉन्ड में जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो चारों हाइड्रोजन एटम के साथ ये कैसा बॉन्ड बनेगा? ये कुछ इस टाइप का सिंगल बॉन्ड बनता है ऐसे। 4 हाइड्रोजन के साथ ये ऐसे सिंगल बॉन्ड बन गया, है ना। ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। यस सर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लुईस स्ट्रक्चर। ये मीथेन का ये लुईस स्ट्रक्चर है। लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है ना मीथेन का, CH4, इसको मीथेन बोलते हैं हम लोग। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये देखा गया है कि मीथेन का ऐसा नहीं होता है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है उसको टेट्राहेड्रल बोला जाता है, मतलब वो सेम प्लेन में लाई नहीं करता है। ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है कि 2 हाइड्रोजन जो है ये सेम प्लेन में होते हैं। उसके बाद 2 हाइड्रोजन जो है वो एक एबव द प्लेन आएंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन एबव द प्लेन और दूसरा हाइड्रोजन ये बिलो द प्लेन, हम लोग ऐसे वेज डैश बोलते हैं। ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये अभी ऐसे मत, चलो वेज डैश ये सब पढ़ोगे 11th में। ठीक है, ये डिटेल में वहां पे बताया जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का 3D अरेंजमेंट होता है। और 3D अरेंजमेंट होता है, और यहाँ पे हर एक के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो है ये टेट्राहेड्रल है। और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है बता सकते हो? दो बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? बोलो, बता सकते हो? नहीं सर, नहीं पता। जो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल होता है ना,
वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। समझ में आ रहा है? तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है एग्जैक्ट, वो हम लोग बोलते हैं 109.5 ही अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है। ठीक है, तो लिख लो ऐसे। ठीक है, मतलब चारों बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है, चारों बॉन्ड्स के बीच में ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो एंगल बन रहा है ना, 4 बॉन्ड बन रहे हैं टोटल यहाँ पे। यस ये सर। जो बॉन्ड एंगल जो आता है ना, ये 109 डिग्री 109.5 डिग्री ऐसे लिख। ठीक है, 109.5 डिग्री बोल देते हैं। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, 3D में है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो दो हाइड्रोजन, ये बोर्ड है। ठीक है, स्क्रीन के प्लेन में होंगे। और ये जो दो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, एक ये स्क्रीन के ऊपर होगा और ये दूसरा जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये स्क्रीन के पीछे होगा। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज कर पा रहे हो? 3D में है ये। तो एक स्क्रीन के ऊपर होगा एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन स्क्रीन के प्लेन में है। ठीक है, और ये जो वेज वाला है, जो बोल्ड लाइन से शो किया गया, ये स्क्रीन के ऊपर है। और ये जो डॉटेड लाइन से शो किया है स्क्रीन के नीचे है। ठीक है, तो ऐसे विजुअलाइज करो। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको। तो ये कुछ इस टाइप का एग्जिस्ट करता है। 109 डिग्री 5 मिनट्स इसका बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस तो सर। ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो तुम लोग को दिए थे बनाने, ये अमोनिया का है। अमोनिया का बन गया या नहीं बना? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा। देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, है ना? तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। और उसको बॉन्ड बनाना है 3 हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो इसका देखो कुछ इस टाइप का हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? हर एक हर एक हाइड्रोजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 1 1। हाइड्रोजन को टोटल जो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन अगर वो तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया तो इसका काम हो जाएगा। होगा यस या नहीं सर। होगा? तो वही चीज यहाँ पे करना है। नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का ऐसे ड्रॉ कर दिया नाइट्रोजन एटम। अब ये तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और तीसरा हाइड्रोजन ऐसे। तो तीनों हाइड्रोजन के साथ मान लो, ठीक है, एक हाइड्रोजन, चलो इसको बीच में ही ड्रॉ कर देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ। अब तीनों के साथ ये बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन तो इसका शेयर हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा? ऐसे ही बचा हुआ रहेगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज नहीं कर रहा है इसको। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर रहा है, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? सर 2। 2 इलेक्ट्रॉन। और पेयर में अगर बात करें तो कितने पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? 1 पेयर। तो ये जो पेयर होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल, ये NH3 जो है अमोनिया है। कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको? अमोनिया। तो इसमें पूछा जाएगा कि कितने लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम के पास। लोन पेयर किसको बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको बोला जाता है? तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 lone pair. पेयर तो एक ही है ना। Yes sir, yes sir. तो हम लोग बोलेंगे कि इन NH3 देयर इज पेयर। किसके पास है 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम? बात समझ में आ रहा है? Yes sir. तो ये है लोन पेयर। अब इसको अगर बॉन्डिंग से हम लोग शो करें तो बॉन्डिंग में कैसे शो करेंगे इसको? इसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसे सिंगल बॉन्ड, और ये एक लोन पेयर इसका ऐसे बचा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये इस टाइप का नहीं होता। यहाँ भी एक्चुअल स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे तो इसका भी 3D में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये हो गया, और एक लोन पेयर को हम लोग यहाँ पे ऐसे शो कर देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पिरामिडल। ठीक है, ये भी 3D स्ट्रक्चर है, पिरामिड टाइप। पिरामिड देखे हो ना? पिरामिड देखे हो? फोटो में तो देखे होगे पिरामिड। Yes sir. हाँ, तो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो 3D स्ट्रक्चर है, तो उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसी को इसको इसलिए इसको बोला जाता है पिरामिडल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है, ये सारे बॉन्ड्स के बीच जाता है। ठीक है। तो अमोनिया गैस में अगर तुमसे पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल कितना है, तो सारे 3 जो बॉन्ड है यहाँ पे बने हुए, तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 107 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। ठीक है, ये हो गया अमोनिया। बात समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है किसी को? हेलो, बोलो। Yes sir. डाउट है क्या? No sir. चलो, तो ये अगर डाउट नहीं है तो तीसरा वाला वाटर वाला बन गया है। तीसरा वाला ट्राई करो, वाटर का बनाओ तो। H2O सेम ऐसे ही जैसे हम लोग नाइट्रोजन उसी तरह किए। थर्ड वाला H2O करो इसको। तो वाटर में देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। और दोनों हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो किस टाइप का बॉन्डिंग कैसे बनेगा बताओ? तो सिंपल सा चीज है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस टाइप का हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ ये कुछ इस टाइप का, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो। ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, है ना? आ रहा है बात समझ में? Yes sir. ये दूसरा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिया, और इसके पास अब बताओ तो कितने लोन पेयर बच जाएंगे? टोटल 6 होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में।
इसमें से ये 2 को ही यूज कर रहा है बॉन्डिंग में, 4 तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बचा हुआ है ना। यस सर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि लोन पेयर इसमें कितना होता है, 2 लोन पेयर नंबर ऑफ सर। लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम, H2O में कितने लोन पेयर्स हो गए? सर 2। लोन पेयर कितने हो गए? सर 2। 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम इन H2O। मतलब जो लोन पेयर उसको बोलते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तब इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस टाइप का, जैसे ड्रॉ किए हैं वही बेंट स्ट्रक्चर होता है। बेंट मतलब ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इसके 2 लोन पेयर ये ऐसे रहते हैं। ये जो बेंट स्ट्रक्चर होता है ये H2O का, ये इसको बोलते हैं हम लोग बेंट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है ये कम होकर ये कितना हो गया है, 104.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो कम होकर आ जाता है ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। समझ में आया कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? यस सर। चलो अब कर लोगे ना ड्रॉ, कोई भी दो हाँ सर। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर तुमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करना है, कर लोगे ना आराम से? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बताओ। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। नो सर। चलो ठीक है, तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको आगे। यहाँ तक तुम लोग एनसीईआरटी से कवर करके रखो, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो भी स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर है एक बार फिर से उसको खुद से बनाने का कोशिश करो, ठीक है। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है या नहीं? हाँ सर। चलो चलो फिर एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।